नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे पैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जीएस के। ठीक है, तो आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं वो 24 अगस्त के 2021 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का, वो हम लोग करने वाले हैं। ये आपका सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट पैट का पेपर है। इसके बाद शिफ्ट सेकेंड का और आएगा जो कि 24 अगस्त को ही हुआ था 2021 को। तो वो हम लोग करेंगे जो शिफ्ट सेकेंड में हुआ था, तो वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोगों को नंबर एक चीज कमेंट करना है, आप लोगों को बताना है कि जो पेपर जो आगे मैं करवाऊंगा, क्या आपको टॉपिक वाइज चाहिए। जैसे मैं बात करूं, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी जीएस पार्ट्स हैं सभी को अलग टॉपिक वाइज लगवाऊं, या फिर अलग जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको करवाऊं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जैसा भी आप लोग कमेंट करेंगे वैसे ही मैं उसी आधार पे अपना तैयार करके आपको सामने डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो जरूर कमेंट करिएगा। तो शुरू करते हैं आप सभी लोगों के लिए पैट की प्रीवियस ईयर की क्लास को। और इससे पहले जितनी भी क्लास हो चुकी हैं आप जरूर उनको जाके देखिएगा, क्योंकि जितने भी आज तक पैट के पेपर हुए, आई थिंक कुल 10 पेपर हुए हैं और मैंने ऑलरेडी 9 कंप्लीट करवा दिए, 8 कंप्लीट करवा चुके हैं पैट के, एक हिंदी का मैंने डाल दिया है। और ये आज मेरा 9वां पेपर है और एक लास्ट बचेगा, 10वां पेपर होगा जो सिर्फ सेकंड का होगा। ठीक है, तो आज तक जितने भी पैट के पेपर आए हुए हैं वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। आप लोग उन्हें जरूर देखिए जाकर, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे कि जीएस का पैटर्न किस तरह से आता है, किस तरह से हमारे पास जीएस की डिमांड है या किस लेवल पे आ रहा है। तो ये आपको एक कहते हैं ना कि नोक टू नोक, जिसे कहेंगे कि एकदम पता चल जाएगा किस आधार पे क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किस लेवल पे बन रहे हैं, कितना फैक्चुअल है, कितना सिर्फ उतना पूछा जा रहा है। सॉरी, तो ये आपके जरूर उससे पता चल जाएगा। और जब आप प्रीवियस ईयर के वीडियो को देखेंगे तो उसके साथ आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिससे आपको और आगे जो आपका आने वाले पेपर है उससे क्वेश्चन 101% बनेंगे। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, 101% बनेंगे। जब आप पेपर देकर आएंगे तब आप उसमें खुद ही देखेंगे कि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनसे ही आपके क्वेश्चन बनना है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, आपके कुछ क्वेश्चन आपके फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड क्वेश्चन की बात करूं, नंबर 1 की बात करूं, जैसे मैंने कह रखा आपसे पंचवर्ती योजना का, पंचवर्ती योजना से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 101% आना ही है। दूसरा कहूं, एक लोक नृत्य, लोक नृत्य आपका आना ही है, ये भी मैं करवा चुका हूं। ठीक है, नंबर 3 आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, कुछ ऐसी चीजें इनसे क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इन कुछ क्वेश्चंस को आप क्यों ना तैयार कर लीजिए पहले से ही, कि जब पता है कि हमारे इससे क्वेश्चन बनते ही हैं या बनेंगे। और एक क्वेश्चन आपका बनेगा वो होगा जनगणना का। जनगणना का मैं जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो डाल दूंगा। जनगणना का 2011 को जो जनगणना हुई थी उससे एक आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इन 4-5 क्वेश्चन, यदि जैसे पंचवर्ती योजना की बात करें, यदि मैं एक ले रहा हूं तो 4 तो क्वेश्चन निश्चित ही है, बल्कि 5 बन सकता है। लोक नृत्य से एक तो बनेगा ही बनेगा, 101% बनेगा। मौलिक अधिकार से हर पेपर बनता है। सिर्फ कितना पढ़ना है, 12 से 35 तक, और 12 से 35 तक भी नहीं, हमें पढ़ना आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक। 12 से 35 तक तो बहुत कम पूछा जाता है। आर्टिकल 12-13 कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता है। मार्शल लॉ कौन पूछता है, तो ये सब नहीं पूछता है। 14 से 32 तक जरूर पूछा है। तो आर्टिकल क्यों ना आप 14 से 32 तक बार बार याद कर लें, क्यों ना आप जनगणना को उसी चीज को देख लें। इससे कम से कम मेरे कुछ क्वेश्चन से वो तो फिक्स हो जाएंगे, है ना। और साथ ही में एक क्वेश्चन यदि बात करूं, 5वां क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, जो कि आपकी भारत की सीमावर्ती से सटे, भारत की सीमावर्ती, सीमा से सटे, सीधे कह लो सीमा से सटे देशों की सीमाएं जो कि राज्यों से लगती हैं। जैसे अपने नेपाल की सीमा, जो नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, यूपी से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, किन किन राज्यों से लगती है, ये क्वेश्चन आपके बनना तय ही है, 101% बनेंगे। तो चाहे नेपाल पूछा जाए या बांग्लादेश पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए भूटान पूछ लिया जाए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए चीन पूछ लिया जाए, पाकिस्तान पूछ लिया जाए, अफगानिस्तान पूछ लिया जाए, तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इनके लिए मैं पहले से ही आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूं, जो कि आप 2 मिनट से मैक्सिमम टू 3 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 3 मिनट में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, बार बार उस चीज को देखिए, तो आपका रिवीजन होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ऑलरेडी आपके ये समझ लीजिए कि जीएस के क्वेश्चन जो पैट में आपके आने वाले हैं वो कम से कम मैं बता रहा हूं आपके, कम से कम मैं बता रहा हूं 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन तो सिर्फ आपका जीएस का पार्ट रहने वाला है, जिसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, भारत अपने यूपी स्पेशल रहेगा। ठीक है, और 10 नंबर का जो बचा, 10 नंबर का, वो आपका सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर रहेगा। तो करंट अफेयर कौन सी साल का पूछेगा कोई निश्चित नहीं है, समझ रहे हैं। करंट कौन सी साल का पूछ ले कोई निश्चित नहीं, कि पिछले साल का पूछ ले या इसी साल का पूछ ले, बहुत वास्ट है। लेकिन आपका ये जीएस वाला पार्ट ये फिक्स्ड है।
ये चेंज नहीं होगा, तो आप क्यों ना 40 नंबर पे दम दें बजाय इस 10 नंबर के। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आप अपनी तैयारी को जितने अच्छे लेवल पे हो सके उतने अच्छे लेवल पे तैयार करिए, और ज्यादा से ज्यादा अब पढ़ने का समय कम से कम है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो 1 महीना बचा हुआ है, ये आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे दे दीजिए। प्रैक्टिस सेट पे दे दीजिए, चाहे आप रीजनिंग की तैयारी करें, चाहे आप मैथ की तैयारी करें, चाहे आप डीआई की तैयारी करें, चाहे आप हिंदी की तैयारी करें। वैसे हिंदी ज्यादा कुछ आएगी नहीं, हिंदी के सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। इन दोनों को ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन डीआई का रोल, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का रोल है, 10 नंबर का है, मैथ का है, रीजनिंग का है, जीएस का है। ठीक है, तो इनकी आप क्यों ना अच्छे से तैयारी करें कि भाई जहां पे मुझे नंबर ज्यादा मिलेगा कम समय में, तो क्यों ना उस चीज की मैं तैयारी करूं। समझ रहे हैं? तो ठीक है, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आप सभी लोगों के लिए। और सबसे पहले आप फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे सफलता विद हरिओम चैनल पर। यदि आपको कोई सजेशन देना हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्लास नहीं अच्छी लगे तो ईमानदारी से डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और कमेंट में भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस वो नहीं, कुछ भी कमेंट में इन द सेंस कुछ अच्छा सजेशन दे सकते हैं कि ये आप अपने में सुधार करिए, ये आप अपने कुछ और बताइए, तो वो मैं अपने अंदर सुधार करूंगा और मैं आपको अच्छा कंटेंट और डिलीवर करूंगा। ठीक है, मैं पॉजिटिव, सिर्फ बी पॉजिटिव वाली चीज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? पहले जो गवर्नर जनरल कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड लिटन और डी लॉर्ड रिपन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि 1773 से बने थे, चार्टर एक्ट अधिनियम 1773 से बने थे। कौन बना था? आपके वॉरेन हेस्टिंग। राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता। चरक संहिता संबंधित है आपके पास ऑप्शन ए पॉलिटिक्स संबंधित, मतलब राजनीति से संबंधित, बी चिकित्सा से संबंधित, सी आर्किटेक्चर या वास्तुकला संबंधित और डी मैथमेटिक्स या गणित से संबंधित। तो चरक संहिता एक आयुर्वेदिक पुस्तक है। कैसी आयुर्वेदिक पुस्तक है? आयुर्वेदिक पुस्तक है। तो ये आपकी संबंधित है चिकित्सा से। और कौन आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेद थे वो चरक थे, और किसके शासनकाल में थे? वो कनिष्क के शासनकाल में थे। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पूछा जा रहा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए 261 बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व कह लें हिंदी में, ईस्वी पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। हाँ, युद्ध 261 ईसा पूर्व ही हुआ था। एडी का मतलब होता है आफ्टर, मतलब ईस्वी, जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे बिफोर क्राइस्ट हो गया, ऐसे कहते हैं कि क्राइस्ट की मृत्यु के बाद। तो कह सकते हैं आफ्टर एडी, मतलब 78वीं ईस्वी में क्या शक संवत की शुरुआत होती है? हाँ, शक संवत की शुरुआत 78वीं ईस्वी में होती है। मतलब जो चल रहा है उसमें प्लस 78 कर दो, जैसे 2021 चल रहा है प्लस 78 कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये 2021 का पेपर है, तो 2021 यदि यहाँ पे 2025 हो तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 2 9 1 10, तो ये आ जाएगा आपका शक संवत, इसे कहेंगे शक संवत। ठीक है, और सी ऑप्शन है मुस्लिम युग की शुरुआत होती है 622 ईस्वी में, बिल्कुल सही बात है। और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में होती है, तो ये आपका गलत हुआ। राइट आंसर होगा आपका ये डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, इनमें से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी WC बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी की जाना जाता है। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? बहुत ही कॉमन पुस्तक है, आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको कमेंट करना है। ये मैं आपके ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, मैं क्वेश्चन आज राइट करता रहूंगा, कितने मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, तो एक ये आपका दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वो कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, और नहीं आती है तो मैं आपको कमेंट कर ही दूंगा नेक्स्ट क्लास में, वैसे कोई बड़ी पुस्तक नहीं है, सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 से 16 के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे। किसने शुरू किए थे? आपके पास ऑप्शन है ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, सी तिलक और विपिन चंद्रपाल और डी है तिलक और अरविंद घोष। तो आपके जो होम रूल लीग होते हैं वो 2 लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तिलक जो शुरू करते हैं 1916 में अप्रैल में शुरू करते हैं तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और सितंबर 1915 को ही शुरू करती है एनी बेसेंट, और फिर बाद में एनी बेसेंट जाके कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनती है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती? तो एनी बेसेंट। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि ब्रह्म समाज आपको मिलाना है किससे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज हो गया आपका ज्योतिबा फूले, आर्य समाज हो गया आपका
आर्य समाज किसने कहा था? आर्य समाज हो गया आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज हो गया आपका राजा राम मोहन राय, और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का पहला हो गया, तो दूसरे का पहला, बी का पहला, बी का पहला, ठीक है, इन दोनों में कोई होगा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पांचवा। तो राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में दिया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? मतलब ये कह रहे हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद वो जो अध्यक्ष पद जो भरा गया, वो उसमें कौन अध्यक्ष पद चुना गया? आपके पास ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी जेबी कृपलानी। जैसा कि आपको पता है 1939 में 1939 में क्या होता है, कांग्रेस का अध्यक्षता हो रही होती है, अधिवेशन चल रहा होता है। तो कहां पे चल रहा होता है? त्रिपुरा में, त्रिपुरा अधिवेशन भी इसे बोलते हैं। तो त्रिपुरा में जब चल रहा होता है, तो वहां पे अध्यक्ष पद के लिए दो लोग खड़े होते हैं, जिसमें से एक होते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस और दूसरे होते हैं पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी जी को जो मनपसंदी थे, जो गांधी जी जिसे चाहते थे, वो पट्टाभी सीतारामैया चाहते थे कि वो जीत जाए, लेकिन जीत जाते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। और फिर बाद में ये कमेटी बनाई जाती है। जब कमेटी बनाने के लिए वो सदस्यों को चयन करते हैं, तो गांधी जी उन नामों को, उन लोगों को जो कमेटी में सदस्य रहने के लिए थे, उनको नामों को प्रस्तावित करते नहीं है। तो होता क्या है, बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को इस्तीफा देना पड़ता है। अब इस्तीफा इन्होंने दे दिया है, तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इस्तीफा इन्होंने अध्यक्ष पद का दे दिया त्रिपुरा अधिवेशन सन 1939 में, तो वो अब उस अध्यक्ष पद पे कौन बैठाए गए थे? तो उस समय फिर बैठाए गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बैठाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना है कि त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? दो लोग पक्ष और विपक्ष में कौन लोग थे? कौन किसके पक्ष में था? गांधी जी क्या सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में थे या पट्टाभी सीतारामैया के पक्ष में थे? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर बनाए जाते हैं अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? आपके पास ऑप्शन है ए झेलम, बी रावी, सी चेनाब और डी ब्यास। तो राइट आंसर होगा आपका चेनाब बिल्कुल सही जवाब होगा। व्यास परियोजना किस नदी पर है? व्यास नदी पर है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? आपका रावी नदी पर है। सलाल बन जो अभी पूछा गया बिजली परियोजना किस पर है? चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती किस पे परियोजना पे है? चिनाब नदी पर है। बगलिहार किस पर है? चिनाब नदी पर है। तुलवल परियोजना है सिर्फ झेलम नदी पर। तो आपको यह भी याद रखना है। आइए कुछ देख लेते हैं नदी परियोजनाओं के बारे में, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, निश्चित ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उत्तर भारत में बात करते हैं। उत्तर भारत में जैसे भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। किस क्षेत्र में? हिमाचल और पंजाब क्षेत्र में। उद्देश्य इसमें क्या है? सिंचाई है, बिजली उत्पादन है और बाढ़ नियंत्रण। टिहरी भी जिसे बोलते हैं बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, आपके उत्तराखंड में है, और ये आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। फिर उसके बाद है परियोजना आपकी सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पर है, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। इसके है बिजली, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति इसका उद्देश्य है। पूर्वी भारत की बात कर लेते हैं तो रिहंद परियोजना जो कि रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, और इसका जो उद्देश्य है जलाशय और गोविंद पंत सागर बेसिकली जो तालाब है उसको, जो जलाशय जल को इकट्ठा करना है। ठीक है, इसके बाद है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर ओडिशा में, ये एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। चलते हैं नेक्स्ट दक्षिण सागर की बात कर लेते हैं, जिसमें नागार्जुन सागर परियोजना है आपकी कृष्ण नदी पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, और साथ ही में इसका जो उद्देश्य है सिंचाई और जल आपूर्ति हेतु है। तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। इसकी जो उद्देश्य है वो सिंचाई और पावर जनरेशन। ऐसी मेट्टूर बांध है जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है, तमिलनाडु क्षेत्र में आता है, और इसका जो उद्देश्य है वो जल को संचय करना। अब चलते हैं लोग पश्चिम भारत में इसमें आपको गुजरात महाराष्ट्र आता है। तो उकाई परियोजना जो कि आपकी ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है, जिसका उद्देश्य है जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन। उसके बाद है आपकी जयकवाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के प्रमुख जो सिंचाई प्रोजेक्ट है उसमें के लिए बनाई गई है। केंद्रीय भारत की बात करें तो उसमें मध्य भारत की, जिसमें इंदिरा गांधी परियोजना है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है, और ये सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है मध्य भारत का। बाढ़ सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर बनाई गई है, मध्य प्रदेश और बिहार में है, सिंचाई विद्युत उत्पादन दोनों कार्य के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कुछ परियोजनाएं आपकी कंप्लीट होती हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसंत विश्वत है
होता है कब? आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास ऑप्शन है 21 मार्च को, बी 18 जून को, सी 23 सितंबर को और डी 22 दिसंबर को। तो वसंत विषुवत है आपका होता है 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। क्या होता है? सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं आपके पृथ्वी के जो शून्य रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट सीधी पड़ती है उस समय। तो 21 मार्च के दिन सीधी पड़ती है। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए जिंक, बी स्टील, सी कॉपर और डी एल्यूमिनियम। जो खेतड़ी परियोजना है ये आपकी कॉपर के लिए है। ठीक है, यहां से खेतड़ी जगह है राजस्थान में जहां से कॉपर का उत्पादन होता है। राइट आंसर होगा सी। कुछ हम लोग देख लेते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं लोहे, तांबा, ये सब चीजें कहां पे खनन होती हैं और किस क्षेत्र में होती है। जैसे बात करें, जो आपका लोहा है, आयरन ओर है, जिसे हम लोग कच्चा लोहा भी कह सकते हैं, तो वो आपके सिंह भूमि में, जो कि आपके झारखंड में, बारविल जो कि ओडिशा में है, पालाडीला जो कि आपके छत्तीसगढ़ में, और केंद्रीय जो कि आपके कर्नाटक में, यहाँ पर आपके लोहा का ओर पाया जाता है, लोहे का अयस्क पाया जाता है। इसी तरह बात कर ले आपके बाक्साइड आपको पाया जाता है कोरापुट जो कि उड़ीसा में है, लोहरदगा जो कि झारखंड में है, रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है। इसी तरह तांबा, कॉपर जो पाया जाता है वो खेतड़ी राजस्थान में है, बालाघाट मध्य प्रदेश में और सिंह भूमि आपके झारखंड में है। सीसा जो लेड कहते हैं, जस्ता है, वो पाया जाता है आपके रामपुरा, अगुचा और जावर, ये तीनों राजस्थान में है। इसके बाद करें गोल्ड, जो कोलार जो कि कर्नाटक में है, जिसे पर KFG जो मूवी बनी है वो कोलार पर ही बनी है। कोलार जो गोल्ड तो वहां से बनी है, कोलार जो कि कर्नाटक में अब बंद हो चुकी है। होसपेट जो कि कर्नाटक में, सिंह भूमि जो कि झारखंड में। मैग्नीज की बात कर लें, आपके बालाघाट मध्य प्रदेश में पाया जाता है, भंडारा जो कि महाराष्ट्र में है और सुंदरगढ़ जो कि ओडिशा में है। क्रोमोलाइट जो कि जाजपुर और कोंजर जो कि ओडिशा में है। यूरेनियम आपके जादूगोड़ा और नरवा पहाड़ ये आपके झारखंड में है। कोयला है आपके झरिया में, बोकारो में जो कि झारखंड में, कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में, रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल है। पेट्रोलियम पदार्थ जो कि पाया गया है आपके डिगबोई असम में, अंकलेश्वर गुजरात में और मुंबई हाई जो कि समुद्र में है, मुंबई के पास में, बॉम्बे से सटे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहां पर? आपके पास ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी वेस्ट बंगाल, डी केरला। तो काजीरंगा कहां पर स्थित है? काजीरंगा आपके ये स्थित है आपके असम में। राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, किसके लिए? गैंडा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ नेशनल पार्क्स, कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ये आपके नेशनल पार्क, ये आपका पूछा जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं उत्तर भारत में उत्तराखंड है, जिसमें उत्तर भारत में कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। राजाजी नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है दाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। और इसी तरह राजस्थान में आपका रणथंभौर है, सरिस्का है, केवला देव है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें जिसमें कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है और वन विहार है। तो ये आपके मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की बात करें तो उसमें इंद्रावती आता है और कांगेर घाटी आता है। इसी तरह बात करें पूर्वी भारत में, जिसमें बिहार आता है, बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसी तरह झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा है, बक्सा है। उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है। इसी तरह बात कर ले हम लोग पूर्वोत्तर भारत की, जिसमें असम आता है, जहां पर काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है, ओरांग है, ये आपके असम में नेशनल पार्क है। इसी तरह बात करें अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दक्षिण भारत में आपके कर्नाटक आता है। कर्नाटक में नागरहोल है, बांदीपुर है, अंसी है, ये आपके नेशनल पार्क है कर्नाटक में। केरल की बात करें तो केरल में पेरियार है, साइलेंट वैली, ये आपके 2 नेशनल पार्क है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मुदुमलाई, इंदिरा गांधी, गुलमर्ग, ये आपके तमिलनाडु के नेशनल पार्क है। इसी तरह बात करें आंध्र प्रदेश में कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर। इसी तरह बात करें हम लोग तेलंगाना में कौन सा है? कावल और अमराबाद नेशनल पार्क। तो आई होप यहां पर भी आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद हम लोग जो बचा है आपका पश्चिम भारत की बात करें तो वहां पे गुजरात आता है। गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। इसी तरह बात करें महाराष्ट्र में कौन सा है? तोडोबा अंधारी नेशनल पार्क, और साथ में चंदूपुर, और साथ में नागछिरा। तो ये आपके नेशनल पार्क कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आपके नेशनल पार्क कंप्लीट होते हैं। अब आपको बताना है इसमें से जो नेशनल पार्क हैं, अभी फिलहाल जो आगे क्वेश्चन हुए हैं, अभी जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें कौन सा पूछा गया था आपसे? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? तो वो होगा आपके असम में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि हिमालय नदी तंत्र, नदियां कौन सी? मतलब हिमालय नदी तंत्र कौन सा? मतलब जो बेसिकली हिमालय से निकलनी है वो कौन सी नदियां? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए कावेरी नदी, बी गंगा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी और डी गोदावरी नदी। तो आपकी जो हिमालयी नदी है आपकी कौन सी होती है? जो हिमालय से निकलनी, भागीरथी, अलकनंदा, ये सारी नदियां जो होती हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी आपको एक दिन
पढ़ाऊंगा, एक दिन इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा नदी तंत्र के लिए, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा जो आपकी कृष्णा, कावेरी हुआ, ताप्ती हुआ, गोदावरी हुआ, तो ये सब आपकी साउथ दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां। तो दक्षिण भारत में जो नदियां हैं वो हिमालय नदियां नहीं है, समझ रहे हैं आप। मतलब जो आपके हिमालय से नदियां जो निकल रही हैं वो बेसिकली आपकी अधिकांशतः जो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही हैं, तो वो आपकी नदियां, जिसमें कि आपकी गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र आती है। तो आपका राइट आंसर दूसरी और तीसरी जो नदी होगा, मतलब राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, नगद कोषानुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो, CRR, आपको इसको जानते होंगे। CRR क्या होता है? CRR क्या होता है कि जैसे कोई बैंक है, तो जैसे कि आप गए, ये कोई व्यक्ति है, ABCD कोई व्यक्ति है, ABCD कोई व्यक्ति है, और ये बैंक के पास रुपए जमा करते हैं। जब बैंक के पास रुपए जमा करते हैं तो उसमें से कुछ अनुपात आपको ये बैंक है RBI को देता है। उस RBI को जो रुपए देता, जिस अनुपात में देता, उसे बोलते हैं हम लोग CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कुछ कैश होता है जो कि रिजर्व रखना पड़ता है RBI के पास में। तो अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि जो CRR है उसको घटा दिया जाए, मतलब जो रेशियो है ये घटा दे। मतलब जो पहले जितना रुपए, पहले मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए था, यहां बैंक के पास 1 लाख रुपए था, और 1 लाख रुपए के अनुपात में RBI को देना पड़ता था मात्र 1000 रुपए, 1000 रुपए देना पड़ता था। अब क्या हुआ? अब RBI ने इसको दर को घटा के कह दिया सिर्फ 500 रुपए जमा करो, 500 रुपए जमा करो। जब 500 रुपए जमा करेगा तो इसके पास जो 1 लाख है उसमें से 1 लाख में से 500 सिर्फ निकलेगा, मतलब 95,500 बचेगा। 95,500 जो बचेगा, 95,500 जो रुपए बचेगा, ये इसके पास बच जाएगा। तो ये पूछ रहा है जब इसके पास, बैंक के पास ज्यादा रुपए आ जाएगा तो ये क्या करेगा, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है कोई असर नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि घट जाएगी, मतलब साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। क्या साख सृजन घट जाएगी, क्या साख सृजन बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। मतलब जब बैंक के पास ज्यादा रुपए आ जाएगा तो बैंक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन देने की कोशिश करेगा, क्योंकि बैंक की इनकम असल में होती कहां से? आपके दिमाग में ये कभी आता होगा, ये बैंक है, इसके पास रुपए आता कहां से? ये जो ए बंदा रुपए दे रहा है, ये ए है, ये रुपए दे रहा है 1 लाख रुपए, और ये फिर बैंक क्या करती है, ये किसी एक्स पर्सन को 1 लाख रुपए अगर दे देती है, 1 लाख रुपए तो नहीं देगी, मान लेते हैं 90,000 रुपए दे रही है, और 90,000 में अब क्या करेगी बैंक, ए पर्सन को कितने परसेंट ब्याज देगी? ज्यादा से ज्यादा 3 या 4%, 3 से 4% का ब्याज देगी। 3% या 4% से ज्यादा परसेंट के सेविंग अकाउंट में नहीं होता है। और जो बैंक ने एक्स पर्सन को उधारी दिया है, लोन दिया है, वो कितने परसेंट देगा? वो कम से कम 10% होगा। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 10% होगा, मतलब 10%। अब सोचिए यहां पे मैक्सिमम भी ले लूं मैं 4% और यहां पे 10%, तो बैंक को कितना प्रॉफिट हो रहा है? बैंक को प्रॉफिट हो रहा है 6% का। मतलब बैंक यहां पे 6% रुपया कमा रही है, समझ रहे हैं आप। तो बैंक इस तरह से संचालित होती है, इस तरह से अपना कमाई करती है। तो अब बैंक के पास ज्यादा रुपए आएगा तो बैंक क्या करेगा? बैंक ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा रुपए देने की। जब ज्यादा से ज्यादा रुपए देने की कोशिश करेगा तो वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा, यदि ये एक्स पर्सन है, ये ज्यादा 10% पे नहीं मान रहा तो इसे 9% में दे दिया जाएगा। अब जब 9% बैंक रेट कर दिया जाएगा, लोन की दर जब 9% कर देगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग रुपए लेंगे। तुम वो फिर एक्स पर्सन क्या कहता है, तुम आप 90,000 मत दो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। क्यों? क्योंकि इसे अब रेट जो है, इंटरेस्ट का रेट है, जो ब्याज दर है, वो कम देनी पड़ रही है। जब ब्याज कम देनी पड़ रही है तो क्या होगा? साख दर बढ़ जाएगी। समझ रहे मेरी बात? आई होप आपको समझ में आएगा कि जब CRR कम होता है, CRR जब कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया जाता है तो बैंक के पास ज्यादा रुपए बचते हैं, बैंक ज्यादा रुपए लोन दे सकता है। और जब बैंक ज्यादा रुपए लोन देगा तो निश्चित ही लोन को देने के लिए वो निश्चित ही इस दर को भी थोड़ा बहुत कम करेगा, जिससे लोन लेने वाले लोग हैं वो आकर्षित हों, वो कहेंगे हाँ मुझे लोन मिल रहा है, मैं कुछ नया बिजनेस डाल सकता हूं, तो इस वजह से वो लोन लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोन लेने की वजह से होगा क्या? आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, आपकी तरलता मार्केट बढ़ जाएगी, आपकी मार्केट में रुपया ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर उससे रुपया ज्यादा बढ़ने से क्या आएगा? मुद्रास्फीति आएगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दूसरे कनेक्टेड चीज है, ठीक है। तो चलिए किसी और में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे समस्या समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप निश्चित ही कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? मतलब कह रहा है कि अधिकांशतः जो देश की कंपनियां हैं, जो संसाधन है देश के जितने भी हैं, उन पर निजी प्राइवेट लोगों का अधिकार होता है, प्राइवेट लोगों का अधिकार होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? और प्राइवेट संस्था का सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है कि लाभ कमाना, किसी भी तरह से सिर्फ उनको मतलब होता है लाभ कमाने से। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहा जाता है? ऐसी अर्थव्यवस्था कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जहां पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकांशतः कंपनियां जो थी, अधिकांशतः मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, वहां पर आपकी सरकारी होंगी, मतलब पब्लिक सेक्टर में होंगी, मतलब सरकार के हाथों में होंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत की अर्थव्यवस्था है, यहां पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिक्सअप होगा। मतलब कुछ जो चीजें होंगी, जो कुछ की चीजें होंगी, कुछ कंपनियां कुछ संसाधनों पर आपको प्राइवेट कंपनियों के पास में होगा और कुछ संसाधन सिर्फ सरकारी कंपनियों के पास में होगा, सरकारी क्षेत्र के हाथ में। आई होप आप लोग समझ में आएगा। तो राइट आंसर यहां पर होगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि संसाधनों पर निजी अधिकार की बात कर रहा है, तो संसाधनों पर निजी अधिकार किनके होते हैं, अधिकांशतः प्राइवेट सेक्टर के। और तो प्राइवेट सेक्टर के यदि अधिकार है तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, जैसे कि यूएसए आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 100 रुपए का नोट ये कह रहा है कि 100 रुपए के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं। आपके पास ऑप्शन ए आरबीआई, बी भारत के राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री और डी वित्त सचिव। तो आपको जैसे पता होगा 1 रुपए पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, और उससे बड़े नोट पर, जितने भी बड़े नोट है सभी पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। राइट आंसर आपका बिल्कुल कौन सा होगा, ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा क्या है, फेमा एक सन 2000 में किसके स्थान पर लाई गई थी, फेरा के स्थान पर लाई गई थी, जिसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। आपके पास ऑप्शन ए फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन बी कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी कह रहा है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन डी कह रहा है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो फेमा का अर्थ होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि लाया गया था सन 2000 में फेरा के परपेच में। फेरा को चेंज करके फेमा बना दिया गया था, जो कि फॉरेन का जितनी करेंसी आती है उनको मैनेजमेंट के लिए लाया गया था। राइट आंसर होगा आपका यहां पर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य की स्वच्छता किसमें शामिल है। आपके पास ऑप्शन है ए राज्य सूची में, बी संवर्ती सूची में, सी संघ सूची में और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में जो जन स्वास्थ्य उनकी स्वच्छता है आपकी किसमें, राज्य सूची में, या राज्य का विषय है। अब आपको बताना है किस अनुसूची में, कौन से नंबर की अनुसूची में भारत की जो विषय हैं उनको वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो विषय हैं जो कि आपके कुछ राज्य के विषय, कुछ संघ के विषय और कुछ दोनों के विषय, मतलब कुछ संवर्ती सूची के विषय, तो उसको किस अनुसूची के तहत, किस नंबर की अनुसूची के तहत रखा गया है। आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वैसे सही जवाब होगा आपका जन स्वास्थ्य है और स्वच्छता है, ये आपके राज्य सूची का विषय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि पंचायती राज किसके अंतर्गत रखी गई है। आपके पास ऑप्शन ए मूल अधिकार के अंतर्गत, बी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, सी पंचायत राज्य की नीति निषेध तत्व या डीपीएसपी के अंतर्गत, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज इनमें से कोई। तो पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, आपके डीपीएसपी के अंतर्गत। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑलरेडी 2 क्वेश्चन दिए हैं। नंबर 1 दादाभाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक है, नंबर 2 आपके लिए जो आर्टिकल 39A है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे। आपके पास ऑप्शन है ए आर्टिकल 21A 21A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक शिक्षा का अधिकार 66वां संविधान संशोधन किससे, आपके आर्टिकल 21A से संबंधित है। बिल्कुल आपका आर्टिकल 21A बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था किसने। आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर और डी बी एन राव। तो यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। आपके पास ऑप्शन है ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 24, सी आर्टिकल 29 और डी इनमें से कोई नहीं। तो अल्पसंख्यक के लिए कौन सा है आर्टिकल, आपका आर्टिकल होगा 29, बिल्कुल सही जवाब। और आर्टिकल 30 क्या है, परंपराओं से संबंधित। और आर्टिकल 24 क्या है आपका, आर्टिकल 24 है आपके 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम पर रोक। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठोस चालक में धारक प्रवाहक होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ठोस जो चालक होता है, जैसे लोहा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, इनमें क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से धारा प्रवाह होती है। आपके पास ऑप्शन है ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी
फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो धारा प्रवाह किसकी वजह से होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। सबसे ज्यादा, जिसमें जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा अधिक होगी, मतलब उसमें उतने ही अच्छे से करंट अच्छे से आएगा। जैसे समझ लेते हैं, कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका सिल्वर चांदी कह लेते हैं, चांदी और लोहे में अच्छा सुचालक कौन सा है? कौन सा होगा? सिल्वर, क्योंकि सिल्वर के पास आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं लोहे के अपेक्षा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कहां जा रहे हैं कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई? आपसे पूछा गया, आपके पास ऑप्शन ए, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, बी है एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि की द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन डी कह रहा है हवाई जहाज की गति। तो प्रकाश वर्ष का मापन क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है। तो दूरी का मापन कैसे है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी चली गई है, मतलब प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻10 कह सकते हैं, ये प्रकाश चाल होती है मीटर प्रति सेकेंड। 365 डेज होती है, ठीक है। 24 दिन 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 सेकेंड। इसे जब आप गुणा कर लेंगे, जब आप गुणा करेंगे तो वो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होगा, एक प्रकाश वर्ष के बराबर, प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, प्रकाश की चाल से एक साल में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए कैल्शियम सल्फेट CaSO4, बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ऑप्शन सी है सोडियम बाइक्लोराइड कार्बोनेट NaSCO3, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो आपका ब्लीचिंग जो पाउडर होता है, जो साफ सफाई, कपड़े साफ सफाई में यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका यहाँ पर, बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि संतरे में बहुतायत होता है, संतरे में क्या सब बहुतायत होता है? निस्संदेह विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, और विटामिन सी हर उस चीज में पाया जाता है जो चीज खट्टी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए कुछ देख लेते हैं विटामिन के नाम और उनके होने वाले रोगों को। जैसे विटामिन ए की बात कर ले, विटामिन ए से रेटिनॉल, उसका नाम होता है रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की जिसका नाम होता है थायमिन, जिसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 जिसका नाम होता है राइमोफ्लेविन, जिसमें अगर कमी होती तो जीभ की सूजन आ जाती है, होठन की फटना हो जाता है। विटामिन B3 जो कि इसका नाम होता है रासायनिक नाम नियासिन, इसकी कमी से पेलेग्रा, जिसमें दस्त होता है, डिमेंशिया होता है, डर्मेटाइटिस होती है, मतलब आपके जो त्वचा संबंधित भी रोग हो जाते हैं। विटामिन B5 होता है जिसे पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, जिसमें थकान होती है, चिड़चिड़ापन होता है जिसकी कमी से। विटामिन B6 होता है जिसे पायरिडिक्सिन कहते हैं, जिसकी कमी से रक्त की अल्पता, जो रक्त चकत्ते पड़ जाते हैं उसे कहते हैं। विटामिन B7 होता है बायोटिन, जिसकी कमी से बाल का झड़ना, त्वचा रोग होता है। विटामिन B9 की कमी से फोलिक अम्ल होता है, रक्त अल्पता होती है, भ्रूण का दोष हो जाता है। और विटामिन B12 जिसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, इसकी कमी से घातक रक्त अल्पता होती है, जिसे एमनीसिया भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, जिसकी कमी से मुसूड़ों का फूलना, खून आना, ये सारी चीजें होती हैं। विटामिन डी की कमी से, जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से, जिसका नाम होता है टेकोफोरोल, इसकी कमी से होता है प्रजनन की कमी हो जाती है, और साथ ही में स्नायु दुर्बलता होती है। विटामिन के की कमी से, विटामिन के का नाम होता है आपका फाइलोक्लोनिनोन, और इसकी कमी से होता है रक्त का जो जमता नहीं है, रक्त का थमता जो थक्का वो जमता नहीं है, रक्त लगातार बहता रहता है, तो वो कमी होती है आपकी विटामिन के की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? आपके पास ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। नेपाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? सबसे पहले देखते हैं, आपका उत्तराखंड आ जाता है, फिर उसके बाद आपका यूपी आ जाता है, फिर उसके बाद आपका बिहार आ जाता है, फिर आपका उसका आ जाता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आ जाता है आपका सिक्किम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कुल 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चीन के साथ कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं? जिसमें जम्मू कश्मीर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ ये सीमा साझा करते हैं। आपका एक क्वेश्चन यहां से बनना, अभी एक क्वेश्चन आप लोग पक्का कर लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का कर लीजिए यहां से कि एक इन में से क्वेश्चन 101% आएगा। पाकिस्तान के साथ कौन सा जो है सीमा साझा करते हैं? जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। नेपाल के साथ
जैसे अभी हमने बताया उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया। म्यांमार के साथ की बात करें तो म्यांमार में आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मणिपुर आ जाता है और मिजोरम, ये सीमा साझा करते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो होते हैं आपके पश्चिम बंगाल हो जाता है, असम हो जाता है, मेघालय हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है और मिजोरम आ जाता है। भूटान के साथ जो सीमा साझा करते हैं उसमें से अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम आ जाता है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इस तरह से आपके जो एक आपका अफगानिस्तान बचा, तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है वो जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो होंगे सारे सीमा साझा जो करते हैं वो आपको ये बार बार रिवाइज करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए बीजिंग, बी सांजोस, सी दिल्ली और डी ढाका। बीजिंग किसकी है, चीन की राजधानी, चीन की राजधानी। दिल्ली किसकी है, इंडिया की राजधानी, भारत की अपनी राजधानी। ढाका किसकी है, बांग्लादेश की राजधानी। और सॉनजोन की राजधानी, कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी हुई, सांजोस। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी, आपके पास ऑप्शन है ए तमिल, बी मलयालम, सी ग्रेट अंडमानी, डी सिल्हा। तो आपके पास जो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है वो है मलयालम। राइट आंसर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। आपसे अधिकतम पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए 530, बी 540, सी 550 और डी 552। तो अधिकतम की बात की जा रही है, 552 होंगे। और आपको एक और याद रखना है कि आंग्ल जो भारतीय थे उनकी 2 सीटें थी वो समाप्त कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां और 103वां और 104वां। इन संविधान संशोधन में से 4 ऑप्शन में से कौन से किस संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय की सीटें समाप्त कर दी गई थी। और साथ ही में जो अनुसूची SC ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करना है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, तीनों को आपको आंसर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन है 14 सितंबर को, बी है 1 अक्टूबर को, सी है 2 नवंबर को, डी है 3 अक्टूबर को। तो हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है 14 सितंबर को। राइट आंसर होगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। महत्वपूर्ण दिवस में कुछ बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस में जिसमें जनवरी में कुछ बात कर रहे हैं। जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस कौन से हैं, 4 हैं, जिसमें एक 12 जनवरी क्या मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जयंती होती है उस दिन, उसी दिन होती है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपरोक्त में, उनकी उपलक्ष्य में याद करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी क्या होता है, महात्मा गांधी की मृत्यु, इसी वजह शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं फरवरी माह में। फरवरी में कौन कौन सी डेट है, 4 फरवरी इंपॉर्टेंट है, 13 फरवरी और 20 फरवरी और 28 फरवरी। 14 फरवरी नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ, 4 फरवरी क्या होता है, वर्ल्ड कैंसर डे। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, ये याद करो। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। वहां वैलेंटाइन डे याद करते रहते, 14 फरवरी यहाँ याद करो। 20 फरवरी क्या होता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 मार्च को होता है आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस और 24 मार्च को होता है विश्व टीवी दिवस। अप्रैल की बात कर लें, अप्रैल फूल डे। ठीक है, 1 अप्रैल को कभी कभी कोई पूछ लिया जाता है, एक बार आ चुका है पुलिस में क्वेश्चन। 7 अप्रैल को आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को आता है अम्बेडकर जयंती। 22 अप्रैल को आता है विश्व दिवस, पृथ्वी दिवस। मई की बात कर ले तो मई में 1 मई को आता है अंतरराष्ट्रीय दिवस। क्यों, यूएसए में मनाया गया था, किस वजह से, क्योंकि 8 घंटा का काम पड़ रहा था। 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेंगे, श्रमिकों ने कर दिया था क्या, आंदोलन। तो उसी में 1 मई को याद को करने में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जून की बात कर लेते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। इस साल योग दिवस की थीम क्या थी, योग दिवस की थीम क्या थी, कमेंट करना है आपको। ठीक है, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है विश्व कारगिल दिवस। आपको यह याद कर लेना, जुलाई आपका जो एग्जाम होना है, जुलाई और अगस्त 101% में बता रहा हूं, जुलाई और अगस्त जहां तक संभावना मैं कह रहा हूं आपसे जुलाई और अगस्त का ही पूछा जाएगा, क्योंकि जिस समय पेपर होता है अधिकांशतः प्रायिकता या प्रायोरिटी के लिए उसी समय प्रोबेबिलिटी होती है, जो उसी समय ज्यादा होती है। तो जुलाई और अगस्त ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे अगस्त में बात करें तो 7 अगस्त होती है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 15 अगस्त को होता है आपका स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस, जिस दिन मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती थी। और उसके बाद कर लेते हैं सितंबर 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। क्यों, क्योंकि उस दिन होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय
साक्षरता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे जिसे बोलते हैं 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और उसके बाद चलते हैं अक्टूबर में, अक्टूबर को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती जिस दिन। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, अपनी सेना के साथ साथ प्लस ब्रिटिश मतलब भारतीय वायुसेना भी 8 अक्टूबर को, साथ में ब्रिटिश वायुसेना दिवस भी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका विश्व पोलियो दिवस, साथ में संयुक्त राष्ट्र भी दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं आपके नवंबर की। 14 नवंबर को होता है आपका बाल दिवस, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है। 19 नवंबर को होता है आपका विश्व शौचालय दिवस और विश्व अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस। गजब बेइज्जती है भाई। 19 नवंबर को होता है पुरुष दिवस और साथ ही में शौचालय दिवस। याद हो गया पुरुष मतलब, समझ लो बाकी। 26 नवंबर को होता है आपका संविधान दिवस। अब बात करते हैं आपकी दिसंबर की। 1 दिसंबर को होता है आपका विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर को होता है नौसेना दिवस। 10 दिसंबर को होता है मानवाधिकार दिवस। 16 दिसंबर को होता है विश्व विजय दिवस और आपका 25 दिसंबर को होता है आपका सुशासन दिवस। इस तरह से आपके 12 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए गए। इस वीडियो को जितनी बार आगे पीछे करके देखेंगे, आई होप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको कंटेस्ट होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क क्या है? साउथ ईस्ट एशियन, साउथ जो आपके एशिया के नेशन है उनका ग्रुप है, ठीक है। इसमें से कौन सा ग्रुप नहीं है, कि कौन सा देश नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो आपके पास ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी म्यांमार। तो म्यांमार है जो कि आपके सार्क देश का सदस्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं सार्क देश के बारे में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन से दक्षेश भी बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1985 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो कि मुख्य स्थल जो पूछा जा सकता है, वो है ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। स्थापना स्थल है ये, स्थापना जिस यहाँ पे स्थापित किया गया था। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। ये इंपॉर्टेंट है, काठमांडू इंपॉर्टेंट है ज्यादा बजाय बांग्लादेश के, ठीक है। आपको सार्क का मुख्यालय कहां पे है? काठमांडू में। चलते हैं आगे सदस्य देशों की बात कर लेते हैं। सदस्य देश आपके भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव। तो कुल 8 देश इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य की बात करें, किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक का विकास करने के लिए बनाया गया था। गरीबी, अशिक्षा, रोग, भुखमरी, इन सभी चीजों को समाप्ति के लिए बनाया गया था। शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्रीय वातावरण के लिए बनाया गया था। साथ ही बात करें सदस्य देशों में आपसी समझ बहुत अच्छी हो और विश्वास के साथ आगे मजबूती के साथ बढ़े, इसके लिए यह सार्क बनाया गया था। पहली इसकी जो बैठक होती है 1985 में होती है ढाका में। यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है और इसका हेडक्वार्टर होता है नेपाल में, काठमांडू में, ठीक है। और शिखर सम्मेलन के हर 2 साल में एक बार होता है। प्रतीक चिन्ह में एक वृक्ष होता है, इसके नीचे 8 कबूतर बैठे हुए हैं। और इसका जो नारा होता है वो होता है आपका डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब शांति और समृद्धि के लिए गहरा सहयोग, ये सार्क का नारा होता है। आई होप आपको सार्क के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को, अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है कहां पर? आपके पास ऑप्शन ए बेंगलुरु में, बी दिल्ली में, सी औरंगाबाद में, डी लखनऊ में। तो जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो आपके औरंगाबाद में, बिल्कुल सही जवाब होगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ओणम सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य का है? ये पूछा जाए ओणम का। आपके पास ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो ओणम किस राज्य का है? आपका केरल राज्य का है। मैंने ऑलरेडी महोत्सव के लिए एक वीडियो बना चुका हूं, शॉर्ट्स भी बना चुका हूं, आप बार उसको देखिएगा, आपको कंठस्थ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा? आपके पास ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मून, सी मार्स और डी मरकरी। तो सूर्य के नजदीक कौन सा है? आपका मरकरी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए, यहाँ प्रथम पूछा जा रहा है, ओके, सी वी रमन, बी राजीव गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी मदर टेरेसा। तो प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके आज जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंप्लीट हुए हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, जिसमें से आपके फिर से एक बार रिवाइज कर लें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको तैयार करवाए थे, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी प्रमुख नदी जल परियोजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म समझिए, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म समझिए, ये आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो किस क्षेत्र में है, लोहा कहां पाया जाता है, बॉक्साइट कहां पाया जाता है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका एक यहां से बन सकता है, निश्चित ही बन सकता है। एक क्वेश्चन यहां पर नेशनल पार्क से बन सकता है। 3 क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट करवा दिए मैंने, 3 क्वेश्चन ये हो गए। और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है
जो कि आपका बन सकता है दिवस से, और साथ ही में एक क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन, एक ये चौथा क्वेश्चन यहां से बन सकता है विटामिन से, और 5वां क्वेश्चन बन सकता है आपकी राज्य की सीमा क्षेत्र से। 5 क्वेश्चन यहां तक हो गए, 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। और 6वां जो क्वेश्चन बन सकता है महत्वपूर्ण दिवस से, मतलब कुल 6 क्वेश्चन तो आपके आज मैंने तैयार करवा दिए, 6 क्वेश्चन। और एक ये सार्क का बन सकता है, नहीं भी बन सकता, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं पूछी जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बने भी नहीं भी बने, तो इसीलिए मैं 6 ही क्वेश्चन गिन के चलूंगा कि हाँ आपके 6 क्वेश्चन आपके सिर्फ एक क्लास से कंफर्म होते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन आपके जो हैं सिर्फ एक क्लास से आपके क्लियर हो रहे हैं। तो इससे ज्यादा आपको और चाहिए क्या? समझो कि 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ 40 मिनट 30 मिनट में आपको मिल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा आई होप आपको कोई डिलीवर भी नहीं कर सकता है। तो आपको इस क्लास को यदि पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर जरूर ही करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं देखने वाले काफी लोग हैं, उसमें से आधे लोग तो हैं, आधे ज्यादा, मतलब 45% तो सब्सक्राइब क्यों है, और 55% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब किए ही हुए नहीं है। तो मैं आपसे यही अनुग्रह करूंगा, यही आग्रह करूंगा, क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ये क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास में, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, थैंक यू।